एमकॉम फाइनल बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के पेपर में आज की कक्षा का टॉपिक है डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन में असमयता। भुगतान संतुलन में असमयता क्यों पैदा होती है? असमयता के कारण क्या है? असमयता के क्या तत्व हैं? जब प्राप्तियां जो है भुगतान से अधिक होती है तो भी भुगतान संतुलन में असमयता कहलाएगी। जब प्राप्तियां भुगतान से कम होती है तो भी भुगतान संतुलन में असमयता कहलाएगी। जब प्राप्तियां कम होती है और भुगतान हमें ज़्यादा करने होते हैं तो उसे हम प्रतिकूलता कहेंगे। जब हमें प्राप्तियां अधिक होती है और भुगतान कम करने होते हैं तो इस अतिरेक को हम अनुकूलता कहेंगे। अतः भुगतान संतुलन प्रतिकूल भी हो सकता है, अनुकूल भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कहा जाता है कि ये सदैव संतुलित भी रहता है। तो एक टेक्निकल टर्म में, लेखा के टर्म में, बैलेंस शीट की तरह इसका विदेशों से ऋण लेकर के अन्य व्यवस्थाएं करके उसको हमेशा संतुलित रखा जाता है। लेकिन व्यवहारिक रूप में प्राप्तियां कभी अधिक होती है या भुगतान कभी अधिक होते हैं, अतः भुगतान संतुलन में असाम्यता होती है। तो असाम्यता के कारण क्या है, क्यों असाम्यता रहती है, इसी पर आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। भुगतान संतुलन की असाम्यता के प्रकार क्या है, कितने प्रकार से असाम्यता आ सकती है। तो विद्वानों ने इसे दो भागों में विभाजित किया है, एक स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन और दूसरा है साइक्लिक एंड मॉनेटरी डिसिप्लिन, यानी संरचनात्मक असाम्यता, और दूसरा व्यापार चक्री या मौद्रिक असाम्यता। तो आइए डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, संरचनात्मक असाम्यता क्या होती है। जब भुगतान संतुलन में असंतुलन का कारण या असाम्यता का कारण संरचनात्मक होता है, जैसे प्रोडक्शन का पैटर्न जो है वो उचित नहीं हो, डिमांड का पैटर्न अलग हो, टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल या अनफेवरेबल हो, व्यापार का पैटर्न जो है डिफरेंट हो, इंस्टीट्यूशनल चार्जेस चेंजेस में का पैटर्न अलग हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल का फ्लो कैसा है, कंपनसेट ऑफ कैपिटल कैपिटल कंपनसेशन का लेवल क्या है। ये सब बातें स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम की श्रेणी में आते हैं, संरचनात्मक असाम्यता की श्रेणी में आते हैं। और इसके इस पर निर्भर करता है भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता या अनुकूलता, यानी साम्यता। तो असाम्यता का के प्रकार में हम स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम एक प्रकार है, संरचनात्मक असाम्यता भी एक प्रकार है। संरचनात्मक असाम्यता होने का कारण प्रोडक्शन का पैटर्न कैसा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन है तो प्राप्तियां अधिक होगी, भुगतान कम होंगे। डोमेस्टिक नीड पूरा करने के लिए पैटर्न है तो विदेशी व्यापार के लिए वस्तुएं कम उपलब्ध होगी, उत्पादन उनके लिए। इसलिए उत्पादन का पैटर्न कैसा है, कितना प्रतिशत भाग जो है वो एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जा रहा है, कितना प्रतिशत भाग जो है वो डोमेस्टिक नीड के लिए तैयार किया जा रहा है। इस तरह से डिमांड का पैटर्न क्या है, इंटरनेशनल डिमांड कितनी है, हमारे डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, डिमांड का पैटर्न किस तरह का है। अगर डिमांड का पैटर्न हम विदेशी मांग, हमारी वस्तु की विदेशों में मांग अधिक है तो हमारे प्राप्तियां अधिक होगी, भुगतान कम करना होंगे हमें। इसके अलावा टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, व्यापार की शर्तें क्या, किन शर्तों पर व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जा रहा है। विदेशों से एक देश से दूसरे देश के बीच में जो जिन शर्तों पर व्यापार होता है उसे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसा है, कितना है, और किस तरह से जो है व्यापार की शर्तें निर्धारित की जा रही है, उस पर भी डिस्क्रिप्टिव या असाम्यता की स्थिति आती है। ये भी स्ट्रक्चरल असाम्यता की श्रेणी में आता है। व्यापार का पैटर्न कैसा है, तरीका कैसा है, किन वस्तुओं का हम व्यापार कर रहे हैं। रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, फिनिश गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
या फिनिश गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पैटर्न कैसा है ट्रेड का? अगर हम रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे हैं और फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी प्राप्तियां निश्चित रूप से अधिक होगी भुगतान से। और अगर हम रॉ मटेरियल को इंपोर्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिनिश गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भुगतान संतुलन प्रतिकूलता रहेगी हमारी, क्योंकि भुगतान अधिक करने होंगे हमें, क्योंकि रॉ मटेरियल की कीमत कम होती है, फिनिश गुड्स की कीमत अधिक होती है। इसी तरह से इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, संस्थागत परिवर्तन कितने हो रहे हैं, किस तरह से संस्थागत परिवर्तन अर्थव्यवस्था में किए जा रहे हैं, विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी डिस्क्रिप्टिव के श्रेणी को निर्धारित करेगा। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो कैसा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो कितना है, इस पर भी निर्भर करेगा। और कंपनसेशन ऑफ कैपिटल किस तरह का है, ये भी एक स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम को निर्धारित करता है। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम को निर्धारित करने वाले तत्वों में पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन है, पैटर्न ऑफ डिमांड है, टर्म्स ऑफ ट्रेड है, पैटर्न ऑफ ट्रेड है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो है, कंपनसेटिव कैपिटल है। ये तत्व हैं वो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्टिविज्म क्रिएट करते हैं। और स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्टिविज्म के एक तरह से संरचनात्मक असाम्यता भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की साम्यता का एक प्रकार है। दूसरा प्रकार आता है साइक्लिक एंड मॉनेटरी डिस्क्रिप्टिव। ये व्यापार चक्री के व्यापार चक्र के सक्रियता के कारण और मौद्रिक असाम्यता पैदा होती है, और इसलिए इसे एक भी असाम्यता का एक प्रकार है जो व्यापार चक्रों के कारण होता है। कभी तेजी और मंदी की स्थिति आने के कारण होता है, कभी तेजी आ रही है, कभी मंदी आ रही है। जब और मौद्रिक अव्यवस्था अगर देश में है, मौद्रिक असंतुलन देश में है, यानी मुद्रा की मात्रा की कटौती बढ़ोतरी की जा रही है, तो ये भी एक भुगतान संतुलन में असंतुलन लाता है, जिसे हम साइक्लिक एंड मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। इसमें चेंजेज इन द प्राइस लेवल, कीमतों में परिवर्तन हो जाना, चेंजेज इन द मॉनेटरी इनकम, मौद्रिक आय में परिवर्तन हो जाना, चेंजेज इन द एक्सचेंज रेट। तीन इसके महत्वपूर्ण कारण होते हैं। कीमतों में बहुत ज़्यादा उच्चावचन होना, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना, मौद्रिक आय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना, उनमें बदलाव आना, एक्सचेंज रेट में बदलाव होना, एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना। विनिमय दर, हमारे एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा में जब व्यक्त किया था उसे विनिमय दर कहते हैं। विनिमय दर में परिवर्तन आना, ये साइक्लिक है मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम है। इस तरह से भुगतान संतुलन के दो प्रकार होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम यानी संरचनात्मक असंतुलन, दूसरा साइक्लिक एंड मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम यानी व्यापार चक्रीय और मौद्रिक असंतुलन। संरचनात्मक साम्यता का कारण उत्पादन के पैटर्न में बदलाव होना है, मांग के पैटर्न में बदलाव होना है, व्यापार शर्तों में बदलाव होना है, व्यापार के पैटर्न में बदलाव होना है, संस्थागत परिवर्तन होना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल के फ्लो की कंडीशन पर डिपेंड करता है, कंपनसेटिव कैपिटल की कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसी तरह से साइक्लिक एंड मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम में प्राइस लेवल में चेंजेस उसका कारण बनता है, मॉनेटरी इनकम में चेंजेस उसका कारण बनता है, एक्सचेंज रेट में चेंजेस उसका कारण बनता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, एक लेखिक इकाई के रूप में रहता है। बाकी इसमें असाम्यता आती है, असाम्यता के कारण स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं, साइक्लिक और मॉनेटरी भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल कारणों में प्रोडक्शन के पैटर्न में बदलाव होना है, मांग के पैटर्न में बदलाव होना है, टर्म्स ऑफ ट्रेड है, पैटर्न ऑफ ट्रेड है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो है, कंपनसेटिव कैपिटल है। साइक्लिक और मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम के लिए तीन कारण उत्तरदायी होते हैं, चेंजेस इन द प्राइस लेवल, चेंजेस इन द मॉनेटरी इनकम, चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। इस तरह से दो प्रकार के असाम्यता हमें भुगतान संतुलन में पाई जाती है,
अब वो चाहे असम्यता अनुकूल भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है। असम्यता के दो कारण बनते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, साइक्लिंग एंड मॉनिटरी असंतुलन और स्ट्रक्चरल असंतुलन। तो विद्यार्थियों, ये था आज की कक्षा का विषय जिसमें हमने अध्ययन किया डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। दो तरह के डिसइक्विलिब्रियम के बारे में हमने जाना, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम और साइक्लिंग एंड मॉनिटरी डिसइक्विलिब्रियम। आज थैंक यू वेरी मच।